हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो लेक्चर फिफ्थ। इस वीडियो में हम लोग लेंस से रिलेटेड जो भी और भी जो कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगे, खास करके जैसे साइन कन्वेंशन हो गया। साइन कन्वेंशन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व के लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथ में पावर फाइंड करना और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम में जो है उसका भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सब की साइन कौन से लेंस में क्या होगा, ठीक है। और क्योंकि साइन अगर आप लोगों को मालूम नहीं होगी कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नेगेटिव दिखाना है या पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस को क्या दिखाना है या फोकल लेंथ को क्या दिखाना है, तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाले। तो आइए नोट 1 को हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले नोट 1 में याद रखेंगे कि जितने भी डिस्टेंस हैं, all distances are measured, all distances are measured कहाँ से मापा जाता है? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग सारे डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। ये हमारा हो गया। सेकेंड हमारा कह रहा है कि जो हमने मिरर में स्टडी किया था साइन कन्वेंशन, सेम उसी प्रकार का होगा, ठीक है। ऑल आर सेम होगा एज मिरर। मिरर में जिस प्रकार हमने पढ़ा था उस प्रकार सेम होगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास है एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। दूसरा हमारा जो था वो था कॉन्केव लेंस। आपने यहाँ पर देखा कि इस लेंस में चाहे इस लेंस की बात करें, हमने मिरर में भी देखा था और लेंस में भी देखा कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट की ओर, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, जस्ट लाइक क्या बोला जाए, ओरिजिन या जीरो, जो नंबर लाइन में जीरो होता है ना, तो जीरो के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। तो हमने जब भी ऑब्जेक्ट को खड़ा किया था तो लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, u ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड है क्या, जो इसका इमेज बना था, आप याद करेंगे इमेज फॉर्मेशन में जो इसका इमेज बना था वो इमेज आपके दो प्रकार के थे। पहले तो 5 कंडीशन में हमने देखा कि रियल इमेज बना था। रियल इमेज बना था इसलिए कि लाइन कट हुआ था, लाइन रियली में कट हुआ था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। कौन सा? जो रेज इमर्ज हुआ था ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस यानी v से हम लोग दिखाएंगे, तो ये हमारा नेगेटिव, अधिकतर केस में हमारा पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव। और एक केस में हमने देखा था कि ये इसी और बन गया था, इसी और बना था, जो कि सीधा बना था, बड़ा बना था, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ याद रखने वाली चीज़ है कि मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव था, ओनली वन केस में जो है नेगेटिव था। हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? कन्वेक्स लेंस की, ठीक है। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा। तो फोकल लेंथ मतलब कहाँ से मेज़र करना है? इधर से। इसके तो दो फोकस थे, तो इधर लेफ्ट वाले में भी था, राइट वाले में भी था। आपने देखा कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ था? जहाँ पर दो इमर्ज होने वाली रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो मैक्सिमम केसेस में इंटरसेक्ट इधर से हो रहा था ना, मैक्सिमम केसेस में आपका इंटरसेक्ट इधर हो रहा था, ठीक है। इधर हो रहा मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव है। तो ये पोर्शन हमारा नेगेटिव है और उधर पॉजिटिव है,
तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ वो ऑलवेज क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गई। अगर हमारा इमेज जो है वो रियल बन रहा होगा तो पॉजिटिव का साइन, और अगर वर्चुअल बन रहा होगा तो नेगेटिव का साइन। किसके संदर्भ में हमने देखा? कन्वेक्स लेंस। आइए कनकेव लेंस के हमने दो कंडीशन देख रखे थे। वो दो कंडीशन में हमने देखा, एक तो इन्फिनिटिव से जब रेज आ रही थी तो वो फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर कटती हुई मालूम पड़ रही थी। अपीयर टू मीट, नॉट रियली मीट। तो अपीयर टू मीट मतलब इमेजिनरी, वर्चुअल। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका साइन कन्वेंशन देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा लेफ्ट की ओर से मेजर, माने जीरो के लेफ्ट, नेगेटिव होगा। इसको यू से डिनोट करते हैं, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड है हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, अब इमेज डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे भी की, तो हमने देखा था कि इसका वर्चुअल इमेज बन रहा था, मतलब जीरो के लेफ्ट साइड ही बन रहा था। जिस और ऑब्जेक्ट है उसी और बन रहा था, वो वर्चुअल था, तो उसी और क्या होगा? नेगेटिव। उसी और क्या होगा? नेगेटिव। तीसरा क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को भी मेज़र कहाँ से करना है हम लोगों को? ऑप्टिकल सेंटर से, और ये हमेशा नेगेटिव होगा। इसमें ऑलवेज सब नेगेटिव ही होता है। ये हो गए हमारे साइन कन्वेंशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो पावर ऑफ लेंस निकालना होता है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान ले कि लेंस की एक क्षमता होती है। हमने देखा कि कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो। कन्वेक्स लेंस की अगर बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था? तो कन्वर्ज कर रहा था, जो रेज आ रहे थे उनको कन्वर्ज करके एक सेंटर पर जमा कर दिया था। और अगर हम लोग बात करेंगे कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस में क्या हुआ था? जो भी रेज आ रही थी वो डाइवर्ज हो जा रही थी। जो रेज आ रही थी वो डाइवर्ज हो रही थी, और इसमें क्या हो रहा था? कन्वर्ज हो रहा था। तो ये कन्वर्जिंग लेंस और ये डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्ज करने की क्षमता और डाइवर्ज करने की क्षमता जो लेंस की होती है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस किस प्रकार पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। मैग्निफिकेशन, इट इज़ द रेशियो। ये क्या है? रेशियो है। तो रेशियो किस चीज़ का है? रेशियो है आपका हाइट ऑफ इमेज, मतलब क्या लिखेंगे इसको हम लोग? एच आई। क्या लिखेंगे? एच आई, हाइट ऑफ इमेज, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका एच ओ। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है? मैंने बताया था कि वो बताता है कि इमेज जो फॉर्म हुआ वो कितना गुना बड़ा हुआ या कितना गुना छोटा हुआ। तो m से इसको डिनोट करेंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच आई बाई एच ओ। ये एक हो गया। इक्वल टू हम लोग का और एक था v बाई यू। मिरर में याद करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन होता था, यहाँ पर माइनस था हम लोगों का। मिरर में माइनस हम लोग पुट करते थे, लेकिन यहाँ लेंस में माइनस नहीं रखना है। ये दोनों ही हमारा पॉजिटिव में होगा, दोनों ही फॉर्मूला यूज होगा। यदि हमारा m इक्वल टू +2 दिया, मतलब क्या है कि इमेज जो है, इमेज वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, और प्लस का साइन बताता है, प्लस का साइन क्या बताएगा? कि ये इरेक्ट बन रहा। प्लस हमेशा बताएगा कि ये इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा। अगर m इक्वल टू -2 है तो इसका मतलब क्या हो गया? इन्वर्टेड बनेगा। इसका मतलब इन्वर्टेड बनेगा, बट 2 टाइम्स होगा। अगर m इक्वल टू हाफ हो जाए, मतलब 1 से कम हो जाए, तो इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। यहाँ पर भी हाफ बैठाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हाफ का मतलब
कि वो प्लस में है तो सीधा ही बनेगा, बट 2 गुना छोटा बनेगा। जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 5 सेंटीमीटर का उसके इमेज फॉर्म होगा, हाफ होगा। ये तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था, और इस पर रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन होगा उसे भी हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक दिया है पावर ऑफ लेंस। इसी के विषय में मैं कह रहा था पावर ऑफ लेंस क्या है, तो इट इज द पावर ऑफ एनी लेंस। एनी का मतलब हमारा 2 ही तरह का यहाँ पर लेंस यूज हो रहा है ना, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो पावर का जिक्र हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना डिफेक्ट ऑफ विजन, एक मायोपिया एक हाइपरमेट्रोपिया। तो ये 2 तरह का डिफेक्ट ऑफ विजन को सुधारने के लिए लेंस का प्रॉपर पावर होना वो जरूरी होता है। इट इज़ द पावर ऑफ एनी लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द rays emerge from एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो तभी देख पाते हैं जब रेज ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उस चीज़ पर पड़ता है, और वहाँ से रिटर्न होकर बाउंस बैक होकर हमारे आइज़ में पहुँचता है। तो आइज़ में पहुँचने के पहले इसको लेंस से गुजरना होगा। लेंस क्या करेगा, जैसा उसका डिफेक्ट ऑफ विज़न होगा। अगर डिफेक्ट ऑफ विज़न हमारा मायोपिया है तो उसमें क्या करेगा, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसमें क्या करेगा, मतलब दोनों ही परिस्थिति में या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। तो ये जो क्षमता हो गई इसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल P के द्वारा इसको डिनोट करेंगे। तो कैपिटल P का मतलब समझ जाएंगे कि पावर ऑफ लेंस बोला जा रहा है। अब पावर ऑफ लेंस जो होता है उसको हम लोग पता कैसे करते हैं कि पावर ऑफ लेंस निकालना है, पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, वो तो डिफेक्ट ऑफ विजन बताएगा। बट इसके लिए एक फॉर्मूला है 1/f। f क्या है, तो f है फोकल लेंथ। अब f डिपेंड करता है कि कनकेव लेंस है या कन्वेक्स है। अगर कन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे, और अगर कनकेव होगा तो नेगेटिव का साइन को यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब हम लोग पावर को एक और नाम दे सकते हैं। ये क्या हो गया, पावर क्या हो गया, 1/f, मतलब इनवर्स हो गया ना, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, ये जो है पावर हो गया पीस। और याद रखेंगे कि f जो फोकल लेंथ होगा अगर सेंटीमीटर होगा तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। मीटर में कन्वर्ट ऑलवेज इन मीटर, ये हमेशा मीटर में होगा। पावर के बारे में ये सारी चीज़ें हमने जाना कि पावर निकालने के लिए 1/f माने f का जो भी इन्वर्स होगा वो हम लोग निकालेंगे, और f हमेशा मीटर में होगा। अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का SI यूनिट होता है डायोप्टर। पावर का क्या होगा, डायोप्टर। इसको हम लोग शॉर्ट में कैपिटल D से डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए P इक्वल टू दिया है +2 डायोप्टर, तो इससे आप क्या पता लगाएंगे लेंस किस प्रकार का है। तो पहले देखिए इसका साइन प्लस किस में होता है, कन्वेक्स में। तो कन्वेक्स में हमेशा ये चूंकि फोकल लेंथ से बना है ना, तो फोकल लेंथ को हम लोगों को देखना है कि कन्वेक्स में और कनकेव में क्या होता है। कन्वेक्स में जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव में होता है, मतलब ये लेंस जो है वो लेंस जो है कन्वेक्स है, और जिसकी क्षमता, जिसकी पावर, जिसकी कैपेसिटी क्या है, किस चीज़ की, कन्वर्ज की, वो है आपका 2 टाइम करेगा, मतलब 2 डायोप्टर करेगा। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को दोनों तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, वह नज़दीक की चीज़ों को साफ नहीं देख पाता। मायोपिया में क्या होता है, वो दूर की चीज़ों को साफ नहीं देख पाता। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग देखेंगे कि दोनों लेंस का प्रयोग करना है, मतलब कॉम्बिनेशन,
मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो जाता है, जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि अगर कॉम्बाइन करना है, एक पावर का बनाना है, तो हमारे पास दो हैं, जैसे एक 2 डायोप्टर का, एक 3 डायोप्टर का P1, एक 4 डायोप्टर का, डॉट 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 इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, ये P1 P2 P3 कहाँ से फाइंड करेंगे? अभी तो मैंने फॉर्मूला दिया 1/f, 1/f इक्वल टू P होता है। इसको इस तरह भी हम लोग बैठा सकते हैं कि 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट इस तरह ये चलता जाएगा, पावर को कॉम्बाइन करेंगे। अब वो पावर दो तरह के भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि पावर 1 जो है वो +2 डायोप्टर है और पावर 2 जो है वो -3 डायोप्टर है। पावर 1 2 डायोप्टर और पावर 2 3 डायोप्टर, यानी एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो यहाँ पर सिंपली है कि हम लोग माइनस का यूज़ करेंगे। जैसे P इक्वल टू क्या कर देंगे, जो माइनस वाला ब्रैकेट में रखेंगे P1 माइनस P2, इस तरह हम लोग पावर को भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम लोग लेंस का एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला क्या है? मिरर फार्मूला को याद कीजिए। मिरर फार्मूला में क्या था? तो मिरर फार्मूला में था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था ना। तो यहाँ पर हम लोगों का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिंपल है, वो इसी तरह का फॉर्मूला है, केवल हमने v और u के बीच में नेगेटिव साइन का प्रयोग किया, माइनस का प्रयोग किया, और मिरर में पॉजिटिव यानी प्लस का प्रयोग किया था। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस फार्मूला से हम लोग लेंस के, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, उसके सारे सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, और m का यूज़ करना है। m निकालने के लिए आप लोगों को दिया जाएगा, मतलब 3 तरह के सवाल यहाँ पर हमारा लेंस में आता है। फर्स्ट क्या आएगा, आपका लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया है, फोकल लेंथ दे दिया गया है, और आपको इमेज का डिस्टेंस, इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर, इमेज का हाइट निकालने कहा गया। जब भी हाइट की बात होगी तो हमारा m फाइंड करना होगा। m क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। तो m फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पहले भी था hi/ho, हाइट ऑफ किसका, इमेज, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का हाइट का यदि हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे तो मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। मिरर वाला में मैंने बताया था कि यहाँ पर माइनस था, माइनस v/u, इसमें सिंपल है कि v/u। यहाँ पर 2 जगह साइन चेंज हो रहा है, एक इस जगह पर साइन चेंज हुआ जो कि माइनस में था वो प्लस में हो गया, दूसरा यहाँ पर प्लस में था वो माइनस में हो गया। तो ये माइनस में क्यों हो गया, तो यहाँ प्लस में होने के कारण इस फॉर्मूला में माइनस में आ गया। क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू लेंस, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस इन दिस स्लाइड। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में जो हमने साइन कन्वेंशन देखा, लेंस फार्मूला देखा, उस आधार पर कुछ क्वेश्चन है जो हम लोगों को सॉल्व करने हैं। देखिए सबसे पहले लेंस में ध्यान देंगे, कनकेव लेंस है जो कि हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। और वर्चुअल कब होता है, वो राइट साइड जाने पर या लेफ्ट, यहाँ अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट आ जाने पर मतलब वर्चुअल होगा तो माइनस में होगा, लेफ्ट में मतलब माइनस, राइट में मतलब प्लस। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनाएगा कौन, कनकेव। फोकल लेंथ इसकी दी गई है 15 सेंटीमीटर जो कि f है, और f हमेशा नेगेटिव होता है कनकेव मिरर या कनकेव लेंस के लिए। किस एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन इमेज एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे ताकि सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, वो इमेज को 10 सेंटीमीटर पर बनाएगा। मतलब इमेज डिस्टेंस हमारा -10 है, क्योंकि ये वर्चुअल बनाता है, जिस और ऑब्जेक्ट है उसी और ये इमेज बनाता है कनकेव, तो वर्चुअल होगा यानी -10
एंड ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन है उसे नोट करेंगे। गिवन में हमारा कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये कनकेव है, कनकेव लेंस है, इसलिए फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, ठीक है, -15। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है और इमेज का डिस्टेंस दिया है। इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से डिनोट करते हैं और यहाँ चूँकि वर्चुअल है इसलिए हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है किसके द्वारा, कनकेव लेंस के द्वारा, ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब हम लोगों को फाइंड करनी है u यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, साथ में मैग्निफिकेशन भी निकालने को कहा गया है। तो यहाँ पर इन पहले हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, तो 1/f = 1/v - 1/u। बट हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को u फाइंड करना है, f नहीं करना है। इसी को आगे पीछे करेंगे। देखिए -1/u है, इधर ले आते हैं तो +1/u हो गया। उधर हमारा क्या बचा हुआ है 1/v, ये +1/f उधर जाएगा तो क्या होगा -1/f। इस फॉर्मूला पर सेट कर दें हम लोग और देखिए क्या आता है। 1/u = 1/v, v हमारा -10 है, -f हमारा -15। मैंने जब मिरर का क्वेश्चन बनाया था बताया था कि जो भी माइनस, जो भी नेगेटिव का साइन नीचे होगा उसको ऊपर कर देंगे, मतलब 1/10 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/15। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया। 10 3 जा 30, 1 3 जा 3 प्लस 15 2 जा 30, 1 2 जा 2, बचा -1/30। यानी हमारा u जो है वो आ गया कितना, u आ गया -30 सेंटीमीटर। चलिए u निकल गया कि ऑब्जेक्ट को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का मैंने बताया था, एक फॉर्मूला होता है HI/HO, जहाँ की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। दूसरा वाला कौन सा था, m = v/u, -v नहीं क्योंकि -v मिरर में था, तो v/u, तो v कितना है हमारा, v -30 और v है -10 और u है -30। अगर माइनस माइनस कैंसिल कर दें, जीरो कैंसिल कर दें तो क्या आया प्लस में, m = क्या आया 1/3। प्लस साइन क्या बताता है, प्लस बताता है कि इमेज इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट ही बनेगा। और 1/3 क्या बताता है, तो 1/3 बताता है कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से 3 गुना कम होगा, या इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 गुना कम होगा। 1/3 मतलब 0.33 आएगा ना, तो ये इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। कितना गुना, तो 3 गुना छोटा होगा। प्लस क्या बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो इरेक्ट होगा। इरेक्ट क्यों होगा, मैंने यहाँ लिखा था कि देखिए इमेज जो है आपका वर्चुअल है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखेंगे। इस तरह 4-5 क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोगों को ये सारे डाउट, न्यूमेरिकल के डाउट्स खत्म हो जाएंगे। 2 ये जो है कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या गिवन है। मैंने कहा पहले गिवन को आप लिखेंगे, ये 2.0 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल का मतलब क्या है, हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर या 2.0 सेंटीमीटर। प्लेस एट अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस दे दिया है ऑफ फोकल लेंथ 10। फोकल लेंथ क्या हो गया f, तो f प्लस में लिखेंगे या माइनस में। अब लेंस को देखेंगे, लेंस क्या है हमारा कन्वेक्स, तो हम लोग प्लस में लिखेंगे, f को प्लस में लिखेंगे 10। अब नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब u दिया है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है माइनस में, माइनस कितना है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोला है फाइंड पोजीशन, मतलब भी निकालिएगा,
फिर नेचर रियल है किस तरह है वो लिखना है, साइज मतलब एच आई के पहले हम लोग एम निकालेंगे तब एच आई निकालेंगे। सॉल्व करें इसको, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हमारा दो दिया है एफ और यू, भी फाइंड करना है बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। अब वो लेंस फार्मूला क्या है देखिए, 1/1 एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फाइंड क्या करना है, एफ दिया यू दिया, भी फाइंड करना है। भी को ही छोड़ दीजिए, 1/u इधर आएगा, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस इधर आने से प्लस होता है ना, 1/v उधर रह जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस हो जाएगा 1/u। सेट हो गया। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, इसको वैल्यू पुट करते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f, एफ हमारा है +10, फिर है प्लस 1/u, u है हमारा -15। सॉल्व कीजिए, माइनस ऊपर कर देंगे पहले, इसमें तो माइनस है ही नहीं, दूसरे वाला में माइनस प्लस माइनस। 15 और 10 का एलसीएम 30, 10 3 जा 30, 1 3 जा 3, 15 2 जा 30, 1 2 जा 2, यानी 1/30 आ गया 1/v। तो v इक्वल टू हो गया 30। देखिए यहाँ प्लस में आ गया, प्लस का मतलब क्या हो गया, रियल बनेगा। प्लस का मतलब रियल बनेगा क्योंकि पॉजिटिव में है। कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल बनाता है, एक कंडीशन में केवल वर्चुअल बनाता है। तो 30 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों को m फाइंड कर लेना है, मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है पहले। m इक्वल टू क्या होता है, तो v/u। तो v है 30 सेंटीमीटर और u कितना था, -15। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, -2। 2 क्या बताता है, 2 बताता है कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का डबल होगा, यानी ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज का हाइट 4 होगा। अभी देखेंगे हम लोग बना के। और साथ में माइनस का साइन बताता है कि वो इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। ऐसे भी रियल आया है तो उल्टा ही बनेगा। चलिए फिर से m का फॉर्मूला पुट कीजिए, hi/ho। m निकला है -2 इक्वल टू hi देखिए कितना है, नहीं दिया, निकालना है। ho है 2, तो 2 2 जा 4, यानी ho -4 सेंटीमीटर निकल गया। -4 क्या बताया, अपोजिट है। अब हम लोगों को यहाँ नोट करनी है जो पॉइंट बोला था। सबसे पहले क्या बोला था कि फाइंड पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ बना है, एट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस, ठीक है। दूसरा हमारा नेचर पूछा है, तो नेचर कैसा बना था, चूँकि कन्वेक्स है ऐसे रियल बनाता है। और भी प्लस में आया, उससे भी पता चलता है रियल है। और रियल की जो सगी बहन थी कौन थी, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बना है। और साइज पूछा है, तो साइज क्या बना है, 4 सेंटीमीटर, हमने बड़ा बना है। मैग्नीफाइड बना है, या हम लोग लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, या फिर लिख सकते हैं डबल ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं इस जगह पर। क्लियर हो गई आपकी, ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, सारे पॉइंट्स। पोजीशन क्या है, 30 सेंटीमीटर दूर में नेचर रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और साइज क्या बन रहा है, 4 सेंटीमीटर का साइज का बना। क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 3 पावर से रिलेटेड है। तो पावर से रिलेटेड है, देखिए व्हाट इज द पावर का मतलब बताया था मैंने, क्षमता, उसकी क्षमता कितनी होगी। पावर को हम लोग P से डिनोट करेंगे, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस का मतलब F प्लस में होता है, ठीक है। हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। अब मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, बट सेंटीमीटर में रहेगा कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे जब भी पावर आपको निकालना होगा तो पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में है तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में है तो मीटर में ही कन्वर्ट करना है। इसे हम लोग बनाकर देखते हैं। पहले देखेंगे गिवन क्या है हमारा, गिवन में क्या क्या दिया है। तो गिवन में आप देखेंगे कि एक ही चीज़ दिया है, एफ हमारा कितना है
तो प्लस 0.5 मीटर। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि कन्वेक्स है। प्लस क्यों हुआ? कन्वेक्स है। और कनकेव होगा तो माइनस होगा। चलिए मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट हम लोग P निकालेंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। 1/f मतलब इन्वर्स हो जाता है ना। किसका इन्वर्स होता है? f का इन्वर्स हो जाता है। f का इन्वर्स हो जाता है तो 1/f। तो 1/f कितना है? 0.5। पॉइंट के बारे में आपको पता है कि 10 से इंटू करेंगे, 10 से इंटू करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 5। 10 जा 50, एक के बाद पॉइंट, यानी 10/5 इक्वल टू 2। 2 क्या आएगा? डायोप्टर। P इक्वल टू कितना निकल गया? 2 प्लस में निकला, +2 डायोप्टर। +2 डायोप्टर देख के भी आप समझ सकते हैं कि दैट लेंस बिलोंग टू कन्वेक्स लेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया जस्ट उसका अपोजिट है कि उसमें फोकल लेंथ दिया था, पावर निकालना था। इसमें पावर दिया है, फोकल लेंथ निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया है हम लोगों को? अगर पावर दिया है, देखिए -2.5D। कनकेव लेंस बोल दिया, कभी कभी नहीं भी बोलेगा तो कनकेव में ऐसे भी F माइनस होता है तो पावर माइनस होगा। यानी P इक्वल टू दिया है -2.5D। क्यों? क्योंकि ये कनकेव है। ठीक है, क्या फाइंड करना है हम लोगों को? F। यदि हमारा P इक्वल टू 1/f होता है तो F इक्वल टू 1/p होगा कि नहीं? P इक्वल टू 1/f होता है तो F इक्वल टू 1/p होगा ना। तो 1/p कितना है हमारा? -2.5। फिर से वही है, पॉइंट हटाना है। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 22.5 को 10 बार पढ़ेंगे 25। यही होगा ना, 25। चलिए यहाँ माइनस ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, बात एक ही है। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 2 जा 10, 5 से 5 बार में, यानी आ गया 0.4। 0.4 क्या चीज़ में आएगा? ये मीटर में, क्योंकि मैंने फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट किया था तभी पावर निकला था। तो पावर से जब हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे तो वो मीटर में आएगा। आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या अदरवाइज इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ये आ गया 40 सेंटीमीटर। क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल का एक देखेंगे, जिसमें कि किस प्रकार पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, जहाँ 2 लेंस एक साथ हो, 3 लेंस एक साथ हो, उनका पावर हम लोगों को निकालना है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास 3 लेंस है जिनके प्रत्येक की फोकल लेंथ 20 है, वो भी प्लस में। प्लस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा। ईच आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, प्रत्येक को कॉन्टेक्ट में रखा गया है एक दूसरे के। तो फाइंड पावर। पावर का मतलब कौन सा? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या क्या गिवन है देखिए। F1, तो F1 है 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 20/100, ये 0 कैंसिल हो गया, यानी 0.2 मीटर। F2 भी तो 0.2 मीटर ही होगा ना, तीनों का 20 है। F3, तो F3 भी 0.2 मीटर ही होगा। हो गया क्लियर? 0.2 मीटर। अब हम लोग सबसे पहले 1/FC यानी F का कॉम्बिनेशन कीजिए तो क्या होगा? 1/F1, 1/F2, जितना होगा वहाँ लिखते जाएंगे। F3 तो 1/F है 0.2, 0.2, 0.2, तीनों ही इतना ही था हम लोग का। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0, यानी 10/2, 10/2 प्लस 10/2। तो 10/2 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15। ये क्या निकला? 1/FC। 1/F इक्वल टू क्या होता है? पावर। पावर निकल गया हमारा 15D। क्लियर हो गई? पावर 15D। तो इस तरह हम लोग कॉम्बिनेशन पावर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड होगा, उस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि लाइट किस प्रकार एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है
तो वहाँ बेंड हो जाता है, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। साथ में कुछ नए नए टर्मिनोलॉजीज को भी जानेंगे, जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे। हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं पहले, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्शन एंगल, इनके बारे में जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए, हमारा अंतिम पड़ाव का जो पॉइंट है वह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक। रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तनांक, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तनांक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन को डिफाइन करना है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था उस समय बताया था कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का किसी प्लेन सरफेस से, स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस आना रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या बताया था कि लाइट का जो रे ऑफ लाइट होता है उसका बेंड हो जाना। बट कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो क्या होगा? बेंड हो जाएगा। तो इसी बेंड होने की प्रोसेस को, फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए डिफिनेशन में वही लिखा गया है, when ray of light travel from one medium to another। एक मीडियम मान लीजिए एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है या ग्लास है। तो इस परिस्थिति में जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इट बेंड्स किधर? तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, या तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये बाद में देखेंगे कि नॉर्मल से दूर कब जाता है और नॉर्मल के करीब कब आता है। आखिर इसके काउज क्या हैं, कारण क्या है, क्यों बेंड होता है? मैंने तो पढ़ाया था और मैंने पढ़ा भी है कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। फिर ऐसा क्यों हुआ? स्ट्रेट लाइन में तभी होगा जब मीडियम एक ही होगा। यदि हम एयर में लाइट को देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ओनली एयर में। यदि हम ओनली वाटर में देखेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। यदि हम ग्लास में देखेंगे तो भी वो ओनली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। लेकिन जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहाँ पर वो क्या होगा? बेंड होगा। आखिर बेंड क्यों होगा? कुछ तो कारण होगा। कारण इसका क्या है कि स्पीड जो है लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब आप व्हीकल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो क्या होती है उस समय आपको एक रोड ऐसा मिलता है, एक ही रोड में जब जा रहे हैं तो एक जगह ऐसा हो रहा है कि कंप्लीट जो है वहाँ की डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी मतलब क्राउडेड है, और आगे जाते हैं फिर वहाँ पर आपको खाली मिल जा रहा है, रेयरर मीडियम। और एक होगा डेंसर, डेंसर मतलब क्राउडेड और रेयरर मतलब खाली होगा, वहाँ पर कम लोग होंगे। तो डेंसर वाले में क्या होगा? आपके बाइक का स्पीड कम हो जाएगा। जहाँ क्राउडेड रोड होगा वहाँ स्पीड कम हो जाएगा, जहाँ कम क्राउड होगा, जहाँ कम लोग होंगे वहाँ स्पीड बढ़ जाएगा। बस यही चीज़ है कि स्पीड का लाइट जो रेयरर में है वो अधिक होगा, डेंसर में कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे, साथ में इसके लॉज को भी देख ले। तो जिस प्रकार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज थे, याद कीजिए। पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड जो टकरा कर आया, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जितने भी ये तीनों हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे थे। यहाँ भी देखिए सेम आप देखेंगे, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड, वहाँ पर रिफ्लेक्टेड था, यहाँ रिफ्रैक्टेड जो बेंड हुआ लाइट है, रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला लॉ हो गया। अभी हम फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्या है लॉ? उसमें दूसरा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर था
कि इंसिडेंस एंगल मतलब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया था और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया था वो क्या था, इक्वल था। यहाँ पर क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, इंसिडेंट एंगल का साइन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट माने नहीं बदलेगा, कब, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अब इन चीज़ों को हम लोग फिगर में क्लियर करते हैं। डायग्राम में देखिए, ये आप देखेंगे, ये जो है ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, ये पॉइंट, ये जो डॉट लाइन है ये स्ट्रेट 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाला लाइन, ये क्या है, ये है नॉर्मल, नॉर्मल। अब यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि यहाँ पर एक मीडियम है और ये मीडियम 2 है। मान लीजिए ये मीडियम जो 1 है वो एयर है और ये जो है वो वाटर या ग्लास है, वाटर या ग्लास है। 2 मीडियम हो गया कि नहीं, क्योंकि अभी बताया था कि बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए मीडियम चेंज होना जरूरी है, एक मीडियम में चेंज नहीं होगा कभी। तो लाइट देखिए यहाँ पर जो है इस तरह करके लाइट आ रहा है। रिफ्लेक्शन में क्या पड़ा था कि लाइट इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होकर चली गई, बाउंस बैक होकर। यहाँ पर ये लाइट क्या हो रही है, इस तरह करके आ रहा है, आप देखेंगे आ रहा है, ये सीधा आ जाना चाहिए था। ये डॉट लाइन देख रहे हैं ना, ये डॉट लाइन ये एकदम सीधा है, इसी का इंसिडेंट रे का सीधा है। ये प्रॉपर्टी बताता है लाइट का, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, 1 मीडियम से अनदर आया। तो ये देखिएगा, ये जो लाइट रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहिए था सीधा, ये क्या हुआ, बेंड हो गया, मतलब ये इधर घसक गया। किधर घसक गया, नॉर्मल की ओर। यहाँ नॉर्मल है ना आपका, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल की ओर आ गया, आया तो बेंड हुआ कि नहीं, लाइट थोड़ा अपने रास्ते से, अपने राह से भटक गया, नॉर्मल की ओर वो झुक गया, ठीक है। तो ये झुकना ही जो है इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो बेंड हुआ ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे गया, ये सीधे जाना चाहिए था बट इधर बेंड हो गया, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए 2 मीडियम चाहिए था, एक ले लिया हमने एयर या वैक्यूम, दूसरा ले लिया वाटर या ग्लास, कोई भी लिया, 2 मीडियम। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो बेंड होकर आया, बेंड जो हुआ, इस रे को कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंस एंगल क्या बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई। यहाँ भी नॉर्मल है, ये जो बेंड हुआ लाइट, यहाँ भी एक एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले था रिफ्लेक्शन, अब हो गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या ये बराबर होते हैं, लॉ में तो ऐसा नहीं दिया कुछ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होता है, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। क्या बताया है, देखिए अब कह रहा है कि जो इस एंगल का सेकंड वाला क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा साइन, ठीक है, और एंगल क्या है, एंगल ऑफ, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन आई बाई साइन आर, मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये दोनों का जो वैल्यू होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, नो चेंज, ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलेगा। आप यदि इंसिडेंट रे को थोड़ा सा दबा देंगे, इस तरह दबा देंगे, तो क्या होगा, इंसिडेंट एंगल बढ़ जाएगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल का गैप है वो बढ़ जाएगा। तो जब इधर बढ़ जाएगा तो इधर घट जाएगा, इधर बढ़ेगा तो इधर घट जाएगा, मतलब हर स्थिति में कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट कब रहेगा, जब तक कि मीडियम सेम होगा।
यानी नोट में अगर हम लोग लिख लेंगे कि मीडियम जो है मीडिया सेम रहे, जब तक हम लोग मीडियम 1 2 को लेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगा। यह मीडियम एयर और वाटर ही होना चाहिए। जहाँ ये मीडियम को चेंज किया हमने एयर एंड वाटर और उधर एक मीडियम ले लिया एयर एंड ग्लास, तो वहाँ मीडियम चेंज हुआ कि नहीं? मीडियम चेंज होने से ये कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन जब तक सेम मीडियम है और यहाँ पर एंगल हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब एंगल को इस एंगल को बढ़ा दिया, इस एंगल को घटा दिया, ऐसा हो रहा है ना, तो ये वैल्यू जो निकलेगा हमेशा कांस्टेंट। मान लीजिए 2 है तो 2 ही निकलेगा, हर टाइम में 2 निकलेगा। कब तक? जब तक मीडियम हमने चेंज नहीं किया। याद रखेंगे, मीडियम जब तक सेम है, एयर और वाटर ही है और बार बार कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं हम, तो उस समय इसका जो वैल्यू है कांस्टेंट होगा। लेकिन मीडियम अगर आप चेंज करते हैं, यहाँ पर एयर, यहाँ वाटर, यहाँ ग्लास, इस तरह जो अभी जो है मीडियम उसको चेंज कर देंगे। एयर की जगह आप ग्लास लगा दीजिए, ग्लास एंड वाटर, मीडियम चेंज हो गया, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। सेकेंड वाला लॉ हमारा यही कह रहा है। तो ये 2 लॉ भी हमारे क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ और भी चीज़ों को उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है, या तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा या नॉर्मल से दूर चला जाएगा, 2 कंडीशन है। बट कब ऐसा होता है, क्यों होता है, ये तो पता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, क्योंकि जो डिफरेंट मीडियम में है लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। अब पहले इस 2 फिगर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला ये डायग्राम, दूसरा ये डायग्राम। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो मीडियम है इसमें 2 मीडियम में हमने बांटा है। इस लाइन के, इस प्लेन के ऊपर जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है, मतलब कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और नीचे वाला मीडियम जो है वो अधिक भीड़ भाड़ वाला है, मतलब डेंसर है, डेंसिटी अधिक है, ऊपर में डेंसिटी कम है। तो वो लाइट जो है, ये लाइट देखिए, रे ऑफ लाइट जिसको इंसिडेंट रे कहेंगे, वो कहाँ से आ रही है? तो रेयरर मीडियम से आ रही है। और कहाँ को जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है। तो क्या हुआ आप देखेंगे, जब रेयरर मीडियम से आ रही है, ये रेयरर मीडियम से आ रही है, तो ये क्या हुआ, इधर दब गया ना। ये लाइट को देखिए इस तरह जाना चाहिए था। ये लाइट जो है, रे ऑफ लाइट अपने प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन में जाता, बट मीडियम चेंज हो गया, रेयर से डेंसर आ रहा है, तो लाइट किधर बेंड नहीं हुआ। ये आप देखिए नॉर्मल है ना, ये जो है लाइन, ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की ओर आ गया। देखिए ये जाना चाहिए था इधर ना, इधर आ गया। कब? जब रेयर से डेंसर में गया, रेयर से डेंसर। इसी का अपोजिट देख ले दूसरे वाला डायग्राम में। देखिए ये ऊपर वाला मीडियम क्या है, डेंसर है, नीचे वाला क्या है, रेयरर है, ठीक है। ऊपर वाला क्राउडेड है, नीचे वाला कम भीड़ भाड़ वाला है, कम क्राउडेड। यहाँ से जब ये रे ऑफ लाइट यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, तो इसको देखिए ये इसे सीधा निकलना चाहिए था, देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में निकलता, बट क्या हुआ, ये उधर चला गया, ये रे उधर चला गया। जैसे ये वाला रे क्या हुआ, इधर आ गया, वो रे उधर चला गया। तो ये देखिए नॉर्मल से दूर चला गया, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल से दूर चला गया। कब? जब डेंसर से रेयरर, क्वेश्चन पूछा जाता है, डेंसर से रेयरर आने पर क्या हुआ, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर चला गया। रेयरर से डेंसर में आया तो क्या हुआ, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल की ओर आ गया। मतलब यहाँ पर टुवार्ड द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस ग्लास स्लैब में हम लोग देखेंगे। ग्लास स्लैब में बात करेंगे तो ये वाला मीडियम जो है एयर है या वैक्यूम है, मतलब रेयरर मीडियम है। ये कैसा है, रेयरर मीडियम है। ये ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब क्या होता है, डेंसर मीडियम। और फिर जो है पहले एयर से आया डेंसर मीडियम ग्लास स्लैब में, फिर ग्लास स्लैब से बाहर आया, मतलब फिर से रेयरर मीडियम में आ गया। यहाँ समझेंगे, देखिए सबसे पहली बात इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हो गया हमारा इंसिडेंट रे। सेकेंड ये क्या है, ये है नॉर्मल, ठीक।
ये जब एक मीडियम से दूसरे में गया, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, लाइट जो है नॉर्मल से, इस लाइट को देख सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मल का यदि हमने यहाँ पर लिया है, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे। अब देखिए ये नॉर्मल की ओर आ गया, ये रे ऑफ लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, बट ये बेंड हो गया, ये इधर बेंड हो गया। कब? जब रेयरर से डेंसर में आया। ठीक है, ये जो एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, ये जो एंगल हो गया यहाँ पर, ये एंगल, ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे पास ये दो एंगल हो गए। फिर ये लाइट जो है ग्लास स्लैब से, ग्लास, आप देखिए एक मीडियम में जब सब चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं इतना दूर, क्योंकि ये एक ही मीडियम है, एयर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइट है यहाँ से स्ट्रेट है, देखिए स्ट्रेट है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक एक ही मीडियम में चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस डेंसर मीडियम से ये बाहर आता, पुनः एयर में आ जा रहा है, एयर में आ जा रहा है, तो क्या होगा? बेंड होगा। मतलब डेंसर, यहाँ चीज़ याद रखेंगे, जब रेयर से डेंसर में आया तो क्या हुआ? नॉर्मल की ओर मुड़ा। ये आया रेयर से डेंसर में, देखिए नॉर्मल की ओर मुड़ा। दूसरा वाला जाइए, जब डेंसर से आया और रेयरर में निकला तो नॉर्मल से दूर चला गया। जब डेंसर में ये चल रहा है और रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर चला गया। यहाँ देखिए नॉर्मल से दूर चला जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इस लाइट को जो है यहाँ से गुजरना चाहिए था, इस जगह से। आइए इधर बेंड हो गया, इधर बेंड हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हमारा यहाँ दो एंगल जो है, ये एंगल ऑफ, इस रे को हम लोग क्या कहेंगे? इस रे को कहेंगे इमर्जेंट। इमर्ज हुआ ना, ये रे जो है इमर्ज होकर बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे इमर्जेंट, इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे भी यहाँ नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। ये वाला एंगल जो है, ये एंगल और यहाँ का एंगल ऑलवेज बराबर होता है। ये यदि हमने x ले लिया, x डिग्री, तो ये भी x होगा बराबर। और क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, कि जो इंसिडेंट रे आ रही थी ना, तो वो अगर स्ट्रेट, मान लीजिए कोई मीडियम ना होता या ग्लास स्लैब नहीं होता, तो क्या होता? ये सीधा निकलता, ये वाला है ना, ये सीधा निकलता। और अभी जो आया पहले रेयरर मीडियम में, फिर डेंसर में, फिर रेयरर में, तो ये रेयरर में पुनः आने के बाद देखिए ये क्या हो जा रहा है? ये पैरेलल हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? आप देखेंगे डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, इमर्जेंट रे क्या हो गया? पैरेलल हो गया इस इमेजिनरी रे के। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये फिनोमेना यहीं से आया। केवल आपको याद रखना होगा कि रेयरर से डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, और डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगा। क्लियर हो गई? अब हम लोगों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि कौन सा मीडियम कितना डेंसर है, यानी उसकी डेंसिटी कितनी है, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल सवाल दिए रहते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में इस प्रकार है। आ गए हम लोग अंतिम पड़ाव में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो ये जो है, इट टेल्स अबाउट द मेजर ऑफ डेंसर, यानी डेंसिटी कितनी है। हमने तो जान लिया कि डेंसर से रेयरर मीडियम में, रेयरर से डेंसर में जाने पर लाइट बेंड हो रहा है, बट उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसर कितना डेंसर है, वो जो बता रहा है उसी को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको हम लोग लिखेंगे RI। ठीक है, RI। देखिए RI क्या है? तो RI है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मीडियम 1 में कोई मीडियम है, मान लीजिए ग्लास है, एक वाटर है, तो ग्लास में
लाइट की स्पीड कितनी है और वाटर में लाइट की स्पीड कितनी है, रेशियो निकाल दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। जो अब जिसकी जितनी अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो अधिक डेंसर होगा। याद रखेंगे, अगर ग्लास का मान लीजिए 1.5 है, वाटर का 1.7 है, तो आप कंपेयर करके देख लेंगे वहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका अधिक है, तो जो अधिक होगा वो अधिक डेंसर होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम चीज़ है, यहाँ पर भी मीडियम 1 मीडियम 2 हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी 2 मीडियम है, बट जो फर्स्ट वाला मीडियम होगा वो हमेशा एयर का होना चाहिए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक गिलास को लिया, दूसरा वाटर को लिया, और यहाँ पर जो है एक मीडियम आपका एयर होना चाहिए और दूसरा कोई भी एनी मीडियम हो सकता है, लेकिन एयर होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, एग्जाम्पल दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको किस प्रकार लिखेंगे, आइए देखते हैं क्या लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को संकेत के रूप में, सिंबल के रूप में n से दर्शाते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, मीडियम 2 को पहले लिखेंगे यहाँ, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे बाद में। देख लीजिए बढ़िया से क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यहाँ 2 लिखेंगे, फिर विथ रिस्पेक्ट वाला जो है वो यहाँ पर ला के रख देंगे। पहले यहाँ वाला को लिखेंगे इधर और ये वाला को लिखना है उसके जस्ट बिफोर। अब इसको सेट कैसे करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 हो गया। अब मीडियम 1 2 क्या है अभी मैं दिखाता हूँ। इसको अगर स्पीड में दिखाना है तो कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इस चीज़ को और एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मान लीजिए मीडियम 2 क्या है, वाटर, विथ रिस्पेक्ट WRT विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये दिया है। तो अब इस चीज़ को समझेंगे बढ़िया से। देखिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, समझ गए लिखने का तरीका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू वेलोसिटी इन ग्लास या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। उलट जा रहा है यहाँ पर, यह हमारा इस तरह करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यही हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसी को 1 2 के माध्यम से और इस तरह दिखाया। अब हम लोग देखेंगे एयर वाला में। एयर वाला में समझेंगे क्या है, एयर वाला में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने का प्रयास करेंगे। एक मीडियम एयर होना चाहिए वहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिया है, मान लीजिए मीडियम एक है एयर, एयर तो होगा ही कंपलसरी है, और दूसरा वाटर। तो अगर लिखा हुआ है फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट
विथ रिस्पेक्ट को शॉर्ट में ही लिखेंगे WRT एयर। कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ध्यान करेंगे यहीं पर ध्यान देने की बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आ गया इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाय, एयर होगा पहले, नहीं यहाँ एयर पहले है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, एक चीज ध्यान देने योग्य है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लगभग 1 होता है, अप्रोक्स जो है कितना होता है, 1 होता है, अप्रोक्स 1 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखें तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू Ng है ना, तो Ng मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का 1, अगर 1 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ g, तो क्या निकल कर आता है इसका कंक्लूजन कि 1 से डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, क्लियर हो गया। इसी बेसिस पर चलिए 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग न्यूमेरिकल का सॉल्व कर लेते हैं। 2 सवाल हमारे सामने रखे गए हैं। पहला सवाल जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही सवाल है। तो फर्स्ट सवाल जो है हमारा पूछा है कि इफ द लाइट इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, ग्लास हो, वाटर हो, इतना दिया है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, एब्सोल्यूट की जिक्र की गई है, मतलब एक मीडियम एयर होगा ऑफ दैट मीडियम। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एन, किसका लिखना है, तो दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट मीडियम, अब दैट मीडियम कोई भी हो सकता है ना, मान लीजिए एक्स ले लिया हमने, दैट कोई मीडियम है वहाँ नाम नहीं दिया है, एक्स ले लिया, क्या हो जाएगा एन एक्स बाई एन ए, यही होगा इक्वल टू, यहाँ पर उलट जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स। हमने यहाँ पर लिखा था कि एन ए जो है वह लगभग 1 होता है, मतलब हम लोगों को एन एक्स निकालना है, एन एक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स, एक्स इज एनी मीडियम, क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो एयर का हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और वहीं ग्लास का दे दिया है, ये कोई भी मीडियम जो है एक्स वाला मीडियम का दे दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड कैंसिल हुआ, 10⁸ कैंसिल हुआ, बचा 3/1.5, 1.5 को 2 बार पढ़िए 3 आ जाएगा, यानी 2 निकल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, निकालना है हम लोगों को क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, क्योंकि एक मीडियम एयर लेंगे, तो एयर में स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। बैठा दीजिए इसको, एन जी इक्वल टू क्या था, क्या होगा यहाँ पर भी ए। इसको देखिए, अभी मैं एक टर्म बताता हूँ, अगर एन फाइंड करना हो तो हम लोग लिखते हैं सी बाई भी। ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, और भी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो वो भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एन इक्वल टू सी बाई भी। तो यहाँ पर बैठा रहे हम लोग, किसका है सी, एयर का, यहाँ पर ग्लास का, ग्लास है ना, ग्लास लिखेंगे। आप देखेंगे इस टर्म को कि एन जी आपका दिया हुआ 1.5 लिख देंगे। इसके बाद एयर वाला तो हम लोगों को पता है 3 × 10⁸ और भी जी यानी ग्लास में स्पीड पता नहीं है हम लोग को, क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। ये 1.5 को इधर ले जाएं, भी जी यहाँ ले आते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, भी जी इक्वल टू 3 × 10⁸ नीचे 1.5। आप देखिए 1.5 से 3 को काटिए, 2 बार में कट जाएगा, तो हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या निकला, भी जी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आ गया। तो इस तरह के आपके पास बहुत सारे सवाल आएंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक से लेकर। तो इस चैप्टर के लिए ये अंतिम वीडियो लेक्चर था, और आशा करता हूँ कि जितने भी अभी तक 5 वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया है, और लगभग सारा सिलेबस जो है इस चैप्टर के जो टॉपिक आपको पढ़ने थे, सारे टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया है। केवल ज़रूरत है आपकी डीपली स्टडी की। जितना अटेंटिव होकर आप स्टडी करेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, साथ में जो भी नोट्स प्रोवाइड किया गया है, या आप वीडियो लेक्चर से भी नोट को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से करने के बाद यदि आप कंप्लीट इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं, तो आई होप कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो MCQ हो, केस बेस्ड हो, किसी भी तरह का सवाल नहीं छूटने वाला है। ज़रूरत है वर्क हार्ड। सो थैंक यू वेरी मच।